सनफायर इज बैक और हमें वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रैगन फाइट्स देखने को मिलती है एंड वी इवन गेट टू सी हेलिना ऑन ड्रीम फायर। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि दिस एपिसोड वाज ऑल अबाउट ड्रैगन्स। वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड के उन सारे हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स और बुक रेफरेंसेस के बारे में जो शायद आपने मिस कर दी होगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हमें टेपेस्ट्री में नए एडिशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ हमें ग्वेन हाईटावर और डैरन एक साथ दिखाई देते हैं। फिर हम बुचर्स बॉल में क्रिस्टियन कोल की डेथ देखते हैं, जहां वो एक 7 पॉइंटेड स्टार के बीच में है जो हाईटावर के साथ उसके टाइस को रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली इसलिए क्योंकि उस स्टार का कलर ग्रीन है। उसके आसपास डेड ग्रीन सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं जो लास्ट एपिसोड में उसके साथ मारे गए थे। एपिसोड हेलिना के ड्रीम के अंदर से स्टार्ट होता है और इस शो ने पहली बार हमें एक्चुअली में उसके पर्सपेक्टिव से इवेंट्स दिखाए हैं। वो हमेशा से मिस्टीरियस प्रोफेसीज बोलती आई है, पर हमने कभी एक्चुअल में नहीं देखा कि उसके दिमाग में अंदर चल क्या रहा है। फिर रनीरा उसे नींद से उठाती है और अपने ड्रीम में वो काफी ग्लैमरस और खुश लग रही थी, पर रियल लाइफ में उसकी हालत बहुत खराब होती है। जैसा एलिसन ने वार्न किया था, कन्फाइनमेंट उसके लिए अच्छा नहीं है। रनीरा फिर उससे पूछती है कि क्या एमन ने उसे ड्रीम फायर के साथ फाइट ज्वाइन करने को कहा था, और वो नॉड करती है। हमने ये कॉन्वर्सेशन सीजन 2 में देखी थी, जहां एमन ने हेलिना को अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पर वॉर में जाने के लिए फोर्स करने की कोशिश की थी, I won't burn anyone. पर वो उसे साफ मना कर देती है। रनीरा फिर कहती है, Nordquist imagined he would. पर रनीरा सही थी कि हेलिना एक थ्रेट नहीं है She does not ride. She has no taste for it. She may yet be compelled. और अब उसको उसके ड्रैगन के आसपास रहना भी हॉरिफाई करता है। हेलिना फिर कहती है कि ड्रैगन राइड करना एक इंसान को बदल देता है, पर मैं कहूंगा कि ये ड्रैगन राइडिंग नहीं है बल्कि पावर है जो एक इंसान को बदल देती है। रनीरा फिर हेलिना को बताती है कि वो एक ड्रीमर है, और रनीरा पिछले सीजन में टारगेरियन हिस्ट्री को काफी ज्यादा स्टडी कर रही थी और वो अपनी फैमिली में प्रोफेटिक ड्रीमर्स की हिस्ट्री से वेल अवेयर है। डेनिस द ड्रीमर ही वो रीजन है कि टारगेरियंस वलेरिया के डूम से बचकर निकले थे और एगोन द कॉन्करर ने खुद लॉन्ग नाइट को फोर्स ही किया था। और यहाँ तक कि डेनेरिस ने भी हाउस ऑफ अनडाइंग में अपने ड्रैगन ड्रीम्स में फ्यूचर देखा था। फिर रनीरा पूछती है कि हेलिना ने लास्ट क्या देखा है, और वो कहती है A grey mare. ये काफी वेग आंसर था, और रनीरा फिर हेलिना से कुछ कॉन्क्रीट आंसर निकलवाने की कोशिश करती है, पर वो ये बात नहीं समझती कि हेलिना खुद अपनी देखी हुई चीजों को कितना कम समझ पाती है। फिर वो हेलिना का हाथ पकड़ती है, जो उसका पावर शो करने का तरीका है। फिजिकल टच के बारे में बात करें तो इस सीजन में जो भी रनीरा के करीब आने की कोशिश कर रहा था वो उसे टच करने की कोशिश करता था, पर उसने इसे हर बार रेजिस्ट किया। जैसे कि पिछले एपिसोड में एलिसन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, तो रनीरा ने उसे दूर कर दिया था। Unhand her grace. सेम चीज आगे चलकर इसी एपिसोड में माइसेरिया के साथ भी होने वाली है। रनीरा फिर हेलिना से पूछती है, Tell me there has been no mistake, that I will prevail as the gods must surely intend. वो वैलिडेशन के लिए बहुत डेस्परेट है, और जब से एडम ने सी स्मोक को क्लेम किया है उसे लगता है कि गॉड्स चाहते हैं कि वो थ्रोन ले ले, लेकिन उसकी रेन शुरू होने के बाद से उसके हाथ से चीजें सिर्फ फिसलती जा रही है। नेक्स्ट हम हेरन हॉल कट करते हैं, जहां एमन ब्लैकफायर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। एमन की इंजरी उसकी फाइटिंग एबिलिटीज को हैम्पर कर देती है और उसे समझ आता है कि वेगार के बिना वो कुछ नहीं है, और किसी भी आम इंसान की तरह उसे भी अपनी इंजरी से रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। और फिर हम एक ड्रीम से दूसरे ड्रीम में जाते हैं, जब एमन एलिसेंट को अपने सामने इमेजिन करता है, जहां उनका राउंड 2 शुरू हो जाता है। मुझे टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली थोड़ा टाइम लगा था टू रियलाइज कि ये ड्रीम था। एलिस यहाँ जानबूझकर खुद को इस मैटरनल रोल में रख रही है क्योंकि वो जानती है कि ये एमन पर काम करेगा। इनिशियली मुझे लगा था कि एलिसेंट रोमांस का यूज करके एमन को मारना चाहती है, पर जब चीजें रैपिडली आगे बढ़ी तो मुझे रियलाइज होने लगा कि ये रियल नहीं हो सकता। और फिर एलिसेंट की आवाज एलिस की आवाज में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जब वो कहती है, In this moment, I will give you a son. एमन जैसे ही ये रियलाइज करता है कि वो एलिस है, वो तुरंत वहां से उठ जाता है और बाहर जाता है, तो उसे वहां एलिसेंट दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम रिवरमैन और विंटरवुल्स की आर्मी पर जाते हैं जो टम्बलटन की तरफ मार्च कर रहे हैं। यहाँ हम रिवरलैंड के हाउसेस ब्लैकवुड, ब्रैकन, मेलिस्टर, वेंस और टली के सिजल्स देख सकते हैं, और साथ ही हाउस स्टार्क के भी। बिल्कुल बुक की तरह ही ये लोग क्रिस्टन कोल का सर एक स्पीयर पर ले जा रहे हैं। टम्बलटन में ग्वेन उस होस्ट की रिपोर्ट करता है जो हमने अभी देखा है। ये आर्मी ऑलमोस्ट टम्बलटन पहुंच चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट बैटल ऑफ टम्बलटन हमें इस सीजन फिनाले में देखने को मिलेगा। एंड आई रियली होप कि शो मेकर्स लास्ट सीजन की तरह इस सीजन भी ये बैटल अवॉइड ना करे और हमें एक ग्रैंड फिनाले देखने को मिले। ऑर्मन फिर ग्वेन से आर्मी के बारे में पूछता है। How many? 20,000? ऑर्मन फिर कहता है, So your dim but ambitious Dornish friend died in the mud for nothing. ऑर्मन फिर कहता है कि उसके पास बोर्ड पर एक पीस है जो उस समय हमें लगता है कि वो कॉलिस वोलारियन के बारे में बात कर रहा है।
बट एट द एंड ऑफ द एपिसोड वी फाइनली गेट टू नो कि उसका ट्रम्प कार्ड कॉर्लिस नहीं अल्फ है। दूसरी तरफ डेमन कैरेक्सिस पर वेल पहुंच जाता है, वो सीधा लेडी जैन एरन को कन्फ्रंट करने मूनडोर के पास चला जाता है, जो डेफिनेटली दिखाता है कि उसे किसी चीज का डर नहीं है। हमें फिर पता चलता है कि रेना जेन और डेमन दोनों से किए गए अपने प्रॉमिस को तोड़कर वेगार को ढूंढने चली गई है। जेन कहती है, The villagers gossip of a wild girl in the mountains living amongst nettles and sheep. अब जैसा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि शो में नेटल्स की स्टोरी रेना को दे दी है। नेटल्स नाम सिर्फ एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो हिस्ट्री ने रेना की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया है, और ऐसा लगता है कि ये लाइन हमारी थ्योरी को कंफर्म भी कर रही है। डेमन यहाँ चाहता है कि जेन रेना का सीक्रेट अपने पास तक रखे और वो रिलक्टेंटली उसे कहता है Please. नेक्स्ट हम रिवरलैंड में बेला और एडम के पास कट करते हैं, जहां वो लगातार वेगार की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वो उस ड्रैगन पूप के जाइंट पाइल के पास से रैंडमली क्रॉस होते दिखाई देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये रैंडम है। ये शायद टम्बलटन के बैटल में इसके यूज को फोरशेडो करने के लिए यहाँ रखा हुआ है, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वो ऑर्मंड पर ड्रैगन पूप फेंक कर उसके साथ मैच करे। और इस सीन को देखकर अब ऐसा लगता है कि बेला अपनी टोन धीरे धीरे चेंज कर रही है। शुरू में वो सर्च पर जाने के लिए बहुत डेस्परेट थी ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, But I. It wasn't your fault. She won't. Look at me. And I cannot say I blame her. अब उसे क्वीन से नाराजगी हो रही है। She thinks of us only as tools to be wielded. फिर एडम बेला से बात करता है और उसे डेमन से उन्हें लेजिटिमाइज करने के लिए बात करने को कहता है, ताकि उन दोनों भाई का हाई बोर्न लेडी से शादी करना पॉसिबल हो सके। बेला फिर कहती है, He has spoken to you then? यहाँ एडम काफी कंफ्यूज लगता है। लुक्स लाइक कि दोनों भाई एक ही लड़की को चाहते हैं, और इस लव ट्रायंगल की ऑकवर्डनेस शीप स्टीलर के वहां अचानक आ जाने से एलिवेट हो जाती है। हैरन हॉल में एलिसेंट अपने एस्केप के बारे में झूठ बोलती है, जहां एमंड लगभग उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। वो अभी भी बस इस फैक्ट से ओवर करने की कोशिश कर रहा है कि उसने अभी एक विजन देखा था जिसमें उसके साथ क्लासिक टारगेरियंस थिंग्स कर रहा था। वो सर एड्रियन के बारे में बताती है ताकि एमंड उस पर ट्रस्ट करे और वो उसे आसानी से मार सके। एमंड उसे रोकता है और उसके बालों को छूता है। यहाँ वो मेक श्योर करने की कोशिश कर रहा है कि वो एलिसेंट ही है और एलिस नहीं। अब एमंड कोर्टयार्ड में सर एड्रियन को देखने जाता है और एड्रियन कहता है, Queen Dowager was treated shamefully. जो कि बिल्कुल गलत था। एमंड फिर स्विफ्टली सर एड्रियन को मार देता है और एलिसेंट को लगता है कि उसका सच पकड़ा गया, पर ऐसा नहीं है, बल्कि बात ये है कि वो हैरन हॉल के सीक्रेट्स को स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता। टम्बलटन में ऑर्मंड इस बात की शिकायत करता है कि मीट कितना ग्रोस है और वो वेस्ट्रोस का सबसे पहला वेजिटेरियन बनने का सोचता है। वो कॉलिस को वाइन ट्राई करने को कहता है, पर वो मना कर देता है। कॉलिस काफी स्मार्ट आदमी है और वो ऑर्मंड के इस जेंटल फसाड पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। ऑर्मंड चाहता है कि कॉलिस उसके साथ आ जाए ताकि वलारियन सोल्जर्स किंग्स लैंडिंग को प्रोटेक्ट ना करे। डेरन फाइनली ऑर्मंड से पूछता है, How will that help? ऑर्मंड इस पूरे सीजन एक स्कीमर की तरह एक्टिंग करता आया है, पर सबको लगता है कि वो क्रेजी है क्योंकि उसके पास उसके दरवाजे पर आने वाली आर्मी का कोई जवाब नहीं है। ऑर्मंड फिर कॉलिस से कहता है, You're a travelled man. You've seen the world's wonders. कॉलिस ओशंस में अपने ग्रेट 9 वॉयजेस के लिए बहुत फेमस है, जिससे उसने अपने हाउस की वेल्थ को इतना बढ़ाया कि वो वेस्ट्रोस में सबसे अमीर आदमी बन गया और उसे सी स्नेक का निकनेम भी मिला। ऑर्मंड फिर रेनिस की मौत का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से कॉलिस टेबल छोड़कर चला जाता है। अब ऑर्मंड को शायद ये ना पता हो, पर कॉलिस और रेनिस की शादी सिर्फ एक पॉलिटिकल मैरिज नहीं थी, वो एक लव मैरिज थी। कॉलिस अभी भी उसकी मौत से दुखी है और वो अपनी फैमिली को अबैंडन नहीं करना चाहता। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की डेथ के बाद अब सिर्फ एलन, एडम और बेला और रेना ही हैं जो उसकी फैमिली बचे हैं। ऑर्मंड उसके वहां से जाने से पहले एक नाइफ निकालता है, जिसका रिजल्ट हमें एपिसोड के एंड में पता चलता है। फिर हम डेरोन और ग्वेन को आने वाली आर्मी को लेकर पैनिक करते हुए देखते हैं, जबकि ऑर्मंड काफी अनबोदर्ड लगता है। ग्वेन कहता है, The dreams some have of covering themselves in everlasting glory. और डेरोन करेक्टली इंटरप्ट करके कहता है, I'm sorry, your friend. स्मॉल काउंसिल मीटिंग में टॉरेन मेंडली कंप्लेन करता है कि स्मॉल फोक उसे उस प्रॉब्लम के लिए ब्लेम कर रहे हैं जो उसकी है भी नहीं, और वो सही भी है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी अनपॉपुलर टैक्सेस लगाने या इकोनॉमी खराब होने पर किंग्स लैंडिंग के लोगों ने कई मास्टर ऑफ कॉइन्स को हेट किया है, और यहाँ तक कि किंग जहरिस के एक मास्टर ऑफ कॉइन का तो स्ट्रीट्स में एक्चुअली मर्डर भी हो चुका है। टॉरेन कहता है, It's as if I have been installed here as some sort of scapegoat. जो एक्चुअली माइसेरिया और रनीरा का ओरिजिनल प्लान था, और हमेशा की तरह रनीरा अपने स्मॉल काउंसिल में किसी न किसी बुलशिट से डील कर रही है, और वहीं पर सबिता फिर से हैरन हॉल का क्वेश्चन उठाती है और रनीरा उससे तंग आकर बोलती है, Just take it. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस स्मॉल काउंसिल ने आज तक एक भी वो काम नहीं किया है जिससे ब्लैक्स या रनीरा की कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सके, चाहे वो टम्बलटन हो, वेगार हो या फिर टाइलन लेनेस्टर को पकड़ना हो। लिटरली इस पूरी स्मॉल काउंसिल से अच्छा एगोन के साथ अकेला खड़ा लैरिस स्ट्रॉन्ग था।
फिर कुछ देर में बेला और एडम वहां शीप स्टीलर के राइडर की न्यूज लेकर आते हैं और जैसे ही रनीरा को रियलाइज होता है कि डेमन ने उससे झूठ बोला है, वो फिर से घोस्ट मोड में चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछले एपिसोड में किया था। जब से उसने थ्रोन क्लेम किया है उसके बाद से कुछ भी डिस्कम्फर्टिंग होने पर उसके साथ ऐसा होता है। माइसेरिया को पहले ही शक था कि जो सर डेमन ने रनीरा को दिया है वो फेक था, Whose head is that? पर उसने अपने सस्पिशंस अपने तक ही रखे क्योंकि वो जानती थी कि रनीरा डेमन पर ज्यादा भरोसा करेगी। अब वो रनीरा को अपनी तरफ स्वे करने की बेस्ट कोशिश करती है। You and I have known him to be capable of far worse than lies. यहाँ माइसेरिया रनीरा का हाथ पकड़ती है जिसे वो तुरंत हटा लेती है। जैसा मैंने बताया था कि जब फिजिकल टच की बात आती है रनीरा किसी को उसे छूने की परमिशन नहीं देती। यहाँ माइसेरिया एक पल के लिए डरी हुई लगती है क्योंकि वो रनीरा को टच करने के लिए रीच आउट करते वक्त अपनी पोजीशन भूल गई थी। दूसरी तरफ लैरिस, टाइलैंड और एगोन मेडन पूल की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ 2 और आदमी हैं, शायद मर्सिनरीज जो रुक्स रेस्ट के रास्ते में उन्हें गार्ड करने के लिए उन्होंने हायर किया है। Cheaply bought by the look of them. वहीं रास्ते में इन्हें पता चलता है कि हाउस मूटन की आर्मी मार्च पर है। तभी एगोन कहता है They can't have heard about me. और हमें बाद में पता चलता है कि वो टाइलैंड लेनेस्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि रनीरा को छुपे हुए गोल्ड के बारे में पता चल सके। अब वो लोग फिर से रुक्स रेस्ट की तरफ वापस जाते हैं। हेरन हॉल में एलिस, एलिसेंट और रेमंड एक साथ एक अनकंफर्टेबल डिनर कर रहे हैं। एलिसेंट यहाँ भले ही अपने बेटे को मारने आई है लेकिन वो उसकी नई गर्लफ्रेंड को डिसअप्रूव किए बिना नहीं रह सकती। I still don't understand who this woman is. एमंड कहता है कि A new line of unsullied kings. जैसे कि पिछले एपिसोड में इम्प्लाई किया गया था, वो और एलिस किड्स प्लान कर रहे हैं ताकि उनके अपने टारगेरियंस एयर्स और सक्सेसर्स हो सके। एमंड चाहता है कि एलिसेंट रुके पर एलिस अपनी मदर इन लॉ को उनके साथ में रुकने के लिए राजी नहीं है और दोनों अभी से किसी ओल्ड मैरिड कपल की तरह बिकर कर रहे हैं। कुछ देर बाद एलिस एमंड से कहती है We're out of wood. लेकिन एमन मना करता है क्योंकि वो उसका ब्लड है, शायद इसलिए भी कि एमन ने एलिसेंट को कभी उसे हार्म पहुंचाने के कैपेबल ही नहीं समझा। एलिस ये कहकर उसका कन्वर्सेशन एंड करती है। The Targaryen boys all want the same thing, don't you? ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शो हमेशा डेमन और एमंड के बीच पैरेलल्स क्रिएट कर रहा है। दोनों ने एलिस के साथ हेरन हॉल में काफी टाइम स्पेंड किया है, दोनों एम्बिशियस सेकंड सन्स हैं और दोनों के पास कॉन्करर के टाइम का वलेरियन स्टील ब्लेड भी है। साथ ही डेमन ने भी पिछले एपिसोड में हेरन हॉल में अपनी मदर के साथ एक विजन देखा था। बाहर एलिसेंट सर एड्रियन के मरने के बाद ये फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि अब उसे एमंड को कैसे मारना है। वो अभी भी अपने टास्क को पूरा करने के लिए फुल्ली डिटरमाइंड है ताकि वो खुद को और हेलिना को कन्फाइनमेंट से आजाद कर सके। वो सर एड्रियन का डैगर लेती है पर तभी उसे एक नाइट शेड का प्लांट दिखाई देता है। मीनवाइल लैरिस, टाइलैंड और एगोन रुक्स रेस्ट वापस पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एगोन का दोस्त टॉम टेंगलटंग मिलता है। लैरिस एगोन को बचाने के लिए टाइलैंड को उसे सरेंडर करने के लिए कहता है पर एगोन अब भागने और छुपने से तंग आ चुका है। एंड आई थिंक कि कुछ एपिसोड पहले लैरिस ने उसे एक टेरेबल किंग और टेरेबल मैन होने के बारे में जो बातें कही थी वो सच में उसके दिमाग में बैठ गई है। टाइलैंड एगोन के साथ रुकने का डिसीजन लेकर अपनी नोबेलिटी और ऑनर दिखाता है पर लैरिस वहां से जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसने पहले ही डेमन के लिए सर ऑटो को छोड़कर अपना फेवर ले लिया है और मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब वो अकेला होगा तो वो क्या कर रहा होगा। नेक्स्ट हम रिवरलैंड में शीप स्टीलर और रेना को देखते हैं जो वेगार को ढूंढ रहे हैं, लेकिन तभी वहां अचानक से डेमन और कैरेक्सिस आ जाते हैं और वो उन्हें लैंड करने पर मजबूर करते हैं ताकि डेमन उसे कन्फ्रंट कर सके। लैंड होने के बाद रेना इस बात से काफी टेरिफाइड है कि शीप स्टीलर कहीं डेमन को मार ना दे। रेना वहां वेगार को ढूंढ रही थी ताकि वो एमंड और वेगार को मार सके और अपनी गलती की भरपाई कर सके। वो अपनी फैमिली से दूर माउंटेन्स में एक सॉलिटरी लाइफ को हैंडल बिल्कुल नहीं कर पा रही है। I will die absolved if I cannot live that way. डेमन उसे वेगार से लड़ने में मदद ऑफर करता है और वो कहता है I had no dragon either when I was young. Did you know that? बुक में डेमन भी लगभग 23 या 24 साल का था जब उसने कैरेक्सिस को क्लेम किया था। तो वो रेना को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह बड़ा हुआ था बिना किसी ड्रैगन के। डेमन फिर उसे अपनी मदर के बारे में बताता है कि कैसे उसकी डेथ डेमन के बचपन में हो गई थी पर ये फादर डॉटर बॉन्डिंग मोमेंट रनीरा और एडम के वहां पर आने से इंटरप्ट हो जाता है। डेमन वहां से रेना को पैदल भागने को कहता है क्योंकि अगर शीप स्टीलर के साथ लाई करती है तो दोनों ड्रैगन्स उसे तुरंत मार देंगे। लेकिन कुछ ही देर में एडम रेना को पकड़ के ले आता है और रेना को देखते ही रनीरा के फेस का कलर उड़ जाता है। रेना रनीरा के सामने घुटनों पर गिर जाती है पर टेंशन अब बहुत हाई है और चारों ड्रैगन्स बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। साइरेक्स फिर सीधे शीप स्टीलर पर अटैक कर देती है। ड्रैगन्स काफी इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं और यहाँ साइरेक्स के शीप स्टीलर को अटैक करने के मुझे 2 बड़े रीजंस लगते हैं। पहला रीजन ये है कि वो अपने राइडर्स की इमोशंस को रीड कर रही है और रनीरा का ग्रीफ और रेज फील करती है। और दूसरा बड़ा रीजन है कि वर्मैक्स और एरेक्स साइरेक्स के ही बच्चे थे और इसीलिए साइरेक्स अपने बेटे वर्मैक्स की डेथ के लिए शीप स्टीलर को ब्लेम कर सकती है जैसे रनीरा करती है। फिर हमें एक धमाकेदार ड्रैगन फाइट देखने को मिलती है जहां चारों ड्रैगन आपस में भिड़ जाते हैं और ये उन सभी के बीच एक नॉकडाउन ड्रैगन ब्राउल बन जाता है और ये इतना विशेष होता है कि वो अपने राइडर्स की बात भी नहीं सुनते।
अब आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जब वो चारों ड्रैगन एक साथ फाइट कर रहे थे तो मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। हर सेकंड बस यही डर लग रहा था कि कहीं यहाँ किसी ड्रैगन का टिकट ना कट जाए। और जैसे ही शीप स्टीलर ने साइरेक्स की गर्दन पकड़ी, एक मोमेंट के लिए तो मुझे लगा कि बस साइरेक्स का खेल यहीं खत्म है। लेकिन थैंक्स टू कैरेक्टर्स साइरेक्स सर्वाइव करती है। एंड ऑनेस्टली इन द एंड मुझे शीप स्टीलर के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि आई थिंक कि ही इज जस्ट ए मिसअंडरस्टूड ड्रैगन और कुछ नहीं। फाइनली रनीरा रीना को अपने साथ लेकर साइरेक्स पर उड़ जाती है और डेमन एडम को रनीरा को एस्कॉर्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद वो कैरेक्सिस को शीप स्टीलर को मारने को कहता है, पर शीप स्टीलर डेमन को कैरेक्सिस की बैक से गिरा देता है और एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। तो शीप स्टीलर अभी भी जिंदा है और रेना फ्यूचर में किसी भी पॉइंट पर उसे राइड कर सकती है। यहाँ ये भी हो सकता है कि डेमन को अपनी बेटी के ड्रैगन के लिए बुरा लग रहा हो और इसीलिए उसने उसे जाने दिया हो। रनीरा एडम और रेना ड्रैगन पिट पहुंचते हैं और रनीरा रेना की तरफ देखती भी नहीं है और उसके लिए एक रूम ढूंढने को कहती है। Find her a room. I do not wish to see her. और अब यहाँ वो दोनों बहनों को अपने बेटे की मौत के लिए ब्लेम करती है। हेरन हॉल में एमंड एक बार फिर प्रैक्टिस कर रहा है और यहाँ फिर से एलिसेंट आती है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने एपिसोड के शुरुआत में विजन में देखा था, लेकिन इस बार ये विजन नहीं रियल है और उसके गोल्स भी अलग हैं। फिर वो एलिस के बारे में बात करते हैं। Your friend Alice. She's not my friend. एलिसेंट यहाँ उसके लिए एक स्पाइस्ड वाइन लाती है जिसमें उसने नाइट शेड मिलाया है। वो कहती है कि उसे याद है कि बचपन में एमंड बिना स्पाइस्ड वाइन के सो नहीं पाता था, लेकिन यहाँ एलिसेंट उस वाइन का यूज करके उसका मर्डर करने वाली है। फिर एमंड उससे एडमिट करता है। I tried to kill Egon. ये उसके लिए काफी वल्नरेबल मोमेंट होता है और ये पहली बार होता है जब वो किसी से भी इस बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि एलिसेंट ने जब एमंड को रुक्स रेस्ट के बाद एगोन के डैगर के साथ देखा था, वो तभी समझ गई थी कि ये एमंड का करा हुआ है। रनीरा फिर अपने चैम्बर में उस स्कल की तरफ देखती है जो डेमन उसके लिए लाया था। वो अब जानती है कि ये शीप स्टीलर का राइडर नहीं है और डेमन ने उसे झूठ बोला है। और जैसे ही डेमन वहां आता है, एलिंडा वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर रनीरा इंसिस्ट करती है कि वो वहीं रुके। ये रनीरा का एक पावर प्ले है। ये दिखाता है कि वो डेमन से उसके झूठ के लिए काफी ज्यादा गुस्सा है। डेमन एक्सप्लेन करता है कि वो रेना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और रनीरा कहती है, From what? What do you think I am? और ये वैसा ही है जो वो एलिसेंट को कहती आ रही है। Still, you insist on misjudging me? क्योंकि सभी एज्यूम करते हैं कि रनीरा एक मॉन्स्टर की तरह एक्ट करेगी और हालांकि हम उनका डर समझ सकते हैं, ये सेंस बनाता है कि रनीरा इससे परेशान है। फिर डेमन उसके पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन रनीरा उसे रिजेक्ट कर देती है। It's late. नेक्स्ट हम बेला को देखते हैं जो रेना से उसके नए क्वार्टर्स में मिलने आती है और दोनों बहनें एक हार्टफेल गीत शेयर करती है। उन्होंने सीजन 2 में अपने फाइनल हक के बाद से एक दूसरे को देखा भी नहीं था। रेना फिर उससे माफी मांगती है, पर बेला उसे सिर्फ हक कर लेती है और शुरू से रेना को यही चाहिए था। बेला उसे माफ कर देती है और उसे हक करती है। बेला ये बताने की कोशिश करती है कि वो उससे अनकंडीशनली प्यार करती है और शायद बेला को भी रनीरा से यही सेम चीज चाहिए थी। और बेला जानती है कि जब तक रेना खुद को माफ नहीं करेगी, वो उस चीज से हील होना शुरू नहीं कर सकती। उसे एक्सेप्ट करना होगा कि चाहे चीजें कितनी भी रॉन्ग क्यों ना गई हो, वो अभी भी सही काम करने की कोशिश कर सकती है। नेक्स्ट हम एलन के पास जाते हैं जहां उसने सिटी में से हाई टावर लॉयलिस्ट को ट्रैक किया है और वहीं उसे एक मैसेंजर एक बॉक्स डिलीवर करता है जिसके अंदर कॉलिस की फिंगर होती है। यहाँ मुझे एलन के लिए काफी बुरा लग रहा है क्योंकि रिसेंटली उसके फादर ने उसे एक्सेप्ट किया था और अब उसने उन्हें फिर से खो दिया है। हेरन हॉल में एलिस एक आउल को फीड कर रही है और तभी वहां एमंड आ जाता है। एमंड पर अब एलिसेंट के दिए पॉइजन का असर होने लगता है और वो एलिस के सामने ठीक उसी तरह कोलैप्स हो जाता है जैसे वो पहली बार मिले थे। एलिस फिर अपने चैम्बर में आसपास घूमती है। मोस्ट प्रोबेबली वो उसके लिए एक एंटीडोट बनाने वाली है और एलिसेंट से धोखा मिलने के बाद अब एमंड एलिस के क्लचेस में और भी गहरा फंसने वाला है और एलिसेंट दूसरी तरफ कैसल से एस्केप कर लेती है। उसे लगता है कि उसने अपने बेटे को मारने का अपना जॉब पूरा कर लिया है और अब वो किंग्स लैंडिंग लौट सकती है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से हेलिना के ड्रीम में जाते हैं। पहले ड्रीम में वो अपने बेबी को जन्म दे रही है जिसे उसके देखने से पहले ही ले लिया जाता है। यह एक रिमाइंडर होता है कि क्या होगा अगर उसे एक बेबी बॉय होता है जिसे रनीरा एक थ्रेट की तरह देखेगी। We bear a child who will be never more than a hostage. अगले ड्रीम में वो एक ड्रैगन राइडर की तरह ड्रेस होकर अपने ड्रैगन ड्रीम फायर पर राइड कर रही है। ये पहली बार है जब शो में इस ड्रैगन को एक्चुअल में इतना क्लियर दिखाया है। ये एक सुपर कूल डिजाइन एंड आई रियली लाइक इट। ऑल दिस वाइब्रेंट एंड पर्पल कलर अमेजिंग। आई रियली होप कि हमें फिर से ये देखने को मिले। नेक्स्ट फिर हम उसका फाइनल ड्रीम देखते हैं जहाँ वो अपने बच्चों के साथ चिकन्स को खिलाती है। ये वो ड्रीम है जो उसने अपने लिए हमेशा से इमेजिन किया था। अगर वो रेड कीप एस्केप कर पाती तो वो यही लाइफ जीना चाहती थी। I might like to keep chickens. और ये डेफिनेटली फ्यूचर नहीं है क्योंकि उसमें उसका बेटा जहरस भी उसके साथ है और यहाँ हमें वो घोड़ा भी दिखाई देता है जो उसने उसके फर्स्ट ड्रीम में एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था।
फिर कुछ देर में ऐसा लगता है कि यहाँ सोलर इक्लिप्स हो रहा है और आसमान काला हो जाता है और बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। वो फिर चीखने की आवाजें सुनती है और उसके आसपास एक स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि हेलिना यहाँ या तो लॉन्ग नाइट के आने का विजन देख रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सीजन 2 में देखा था, या फिर ये विंटर फीवर हो सकता है जो डांस ऑफ द ड्रैगन के खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद आता है और इसमें कई लोगों की जान जाती है। हम एलिना के ड्रीम से सीधे रनीरा के चैम्बर में कट करते हैं जहां वो उस स्कल को आग में फेंक देती है और वो डेमन की जगह अब माइसेरिया के पास जाती है और वहां माइसेरिया रनीरा को डेमन के खिलाफ करने की कोशिश करती है। But does it not prove he is willing to deceive you if he judges it necessary? रनीरा माइसेरिया पर भी उसे मैनिपुलेट करने का आरोप लगाती है और माइसेरिया उसे बताती है कि यही विसेरिस चाहता था और रनीरा इसे डिनाई नहीं करती बल्कि कहती है And in hewing to his vision, what have I reaped? एंड टू बी ऑनेस्ट यही एक्चुअल प्रॉब्लम है क्योंकि रनीरा को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो वो चाहती है। उसका रेंज जैसा उसने सोचा था उसके कंप्लीटली ऑपोजिट जा रहा है, उसका हर जगह से कंट्रोल छूटता जा रहा है और वो और ज्यादा पेनफुल और डिफिकल्ट होता जा रहा है। फिर माइसेरिया रनीरा को कंफर्ट करती है और वही कहती है जो रनीरा सुनना चाहती है। Those who oppose you will fall away. माइसेरिया की रिस्क लेती है और रनीरा का हाथ पकड़ लेती है और पहली बार रनीरा उस टच से पीछे नहीं हटती। मुझे लगता है कि रनीरा यहाँ अफर्मेशन और अफेक्शन के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है। फिर हम उन्हें सीजन 2 की तरह इंटीमेट होते देखते हैं। हालांकि सीजन 2 के अपोजिट ये माइसेरिया की तरफ से काफी इंटेंशनल था ताकि वो रनीरा को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सके। वो यहाँ रनीरा को कंट्रोल करने के लिए इंटीमेसी का यूज कर रही है जिसे यहाँ उसके डोमिनेंट रोल लेने के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। रुक्स रेस्ट में टाइलैंड और एगन मोटन आर्मी का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही आर्मी वहां आती है एगन एक ग्लोरियस फाइनल स्टैंड लेने के लिए खड़ा होता है, पर ये उतना आसान नहीं होता जितना वो सोच रहा था। वो डर से पीछे मुड़ जाता है लेकिन फिर अचानक से वो हिम्मत दिखाता है और उन्हें फेस करता है। ये सीन फर्स्ट एपिसोड से पैरेलल है जब वो और लैरिस पकड़े गए थे और उसने रनीरा के लिए नीज बेंड करने से मना कर दिया था, लेकिन इस बार ये उसके लिए एक ऑनरेबल मोमेंट होता है। वो अपना ग्राउंड होल्ड करता है और कहता है उसकी इस स्पीच के बाद मोटन आर्मी के लोग वहां से डर कर पीछे हटने लगते हैं और एगोन को लगता है कि उसने उन्हें डराकर भगा दिया, पर एक्चुअल में ये इसलिए था क्योंकि सनफायर फाइनली वापस आ जाता है। मैंने पहले ही सनफायर पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये एग्जैक्ट मोमेंट और उसकी बुक की रियल स्टोरी को कवर किया है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सनफायर एंड वांट टू नो द डिटेल्ड स्टोरी ऑफ बुक्स, गो वॉच दैट वीडियो। एंड फाइनली सनफायर के साथ एगोन का भी कमबैक हो जाता है। उसकी पावर उसके पास वापस आ जाती है और इंटरेस्टिंगली सनफायर का फेस भी उसके राइडर की तरह एक साइड से पूरा जल चुका है। और फिर हम एपिसोड के फाइनल सीन की तरफ चलते हैं जहां अल्फ ऑर्मंड हाईटावर के साथ ड्रिंक कर रहा है। इसे देखकर लगता है कि ऑर्मंड ने क्लियरली अल्फ को पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर लिया है, लेकिन अल्फ को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से ब्लैक्स अल्फ को ट्रीट कर रहे थे ये इनएविटेबल था। ब्लैक्स ने अल्फ को कभी रिस्पेक्ट शो नहीं की। Targaryen, Your Grace. Oh, absolutely not. और अगर मैं कहूं कि डेमन ने सिंगल हैंडेडली मेक श्योर किया है कि अल्फ उन्हें बिट्रे करेगा तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। Set foot in the city again and I'll put out your eyes. ऑर्मंड फिर पिछले एपिसोड में डेमन और अल्फ के सिटी वाले कन्फ्रंटेशन को मेंशन करता है। हमने ऑलरेडी वहां उस छोटी बच्ची को देख लिया था जो वहां पर ग्रीन्स के लिए एज ए स्पाई काम कर रही है। ऑर्मंड उसे यहाँ एक लॉर्ड के जैसा ट्रीट करता है और अपने बगल में बिठाता है, लेकिन हम सभी को पता है कि ये आगे जाकर अल्फ के लिए भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्मंड ड्रैगन राइडर्स और कॉमनर्स के बारे में क्या फील करता है। वो फिर कमेंट करता है कि रनीरा अल्फ को सिर्फ एक टूल की तरह देखती है और ये सेम चीज बेला ने भी इस एपिसोड में मेंशन की थी। She thinks of us only as tools to be wielded. मुझे यहाँ लगता है कि रनीरा को अपने लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, वरना वो उनकी लॉयल्टी पूरे तरीके से खो देगी जैसे उसने अल्फ के साथ किया है। हमें फिर ये भी पता चलता है कि ऑर्मंड ने अल्फ को लॉर्डशिप और कैसल प्रॉमिस किया था। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जिसके बारे में अल्फ एपिसोड 1 से बात करता आ रहा है। Get more women with a castle. वो कहता है कि उसे हनी होल्ड चाहिए जो हाउस बीसबरी की एंसेस्ट्रल सीट है। अगर आपको याद हो तो लॉर्ड बीसबरी मास्टर ऑफ कॉइन थे और सीजन 1 के एंड में क्रिस्टन कोल ने उन्हें मार दिया था। उसी के बाद से हाउस बीसबरी ने ब्लैक्स को सपोर्ट किया था और शायद इसीलिए ऑर्मंड ने इनिशियली उसे हनी होल्ड ऑफर किया था, लेकिन अब इसकी जगह ऑर्मंड उसे ड्रिफ्ट मार्क ऑफर करता है। अब चाहे ऑर्मंड अपने प्रॉमिस को पूरा करे या ना करे, लेकिन ये अभी के लिए अल्फ पर पूरे तरीके से काम कर जाता है। और एपिसोड अल्फ की लाइन से एंड होता है जहां वो कहता है No, they will burn. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।